हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। नॉन एक्वस, यहाँ से आपको वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए। नॉन एक्वस का मतलब है जहाँ पर वाटर नहीं है, ठीक है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन यानी कि इस टाइप के टाइट्रेशंस में हमें वाटर का यूज नहीं करना है ये एसिड बेस टाइट्रेशन ही, एसिड बेस के अंदर ही चल रहे हैं ये, लेकिन विदाउट एक्वस का यूज किए हुए, विदाउट वाटर का यूज करे हुए हम इनको करने वाले हैं। अब बात आती है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशंस करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि हमारे जितने भी मेडिसिनल एजेंट्स हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हैं, या तो वो बहुत ही वीक एसिड्स हैं ज़्यादातर, या फिर वीक बेसिस हैं, ठीक है। तो वीक एसिड है या वीक बेस है, तो इनका जब हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, यानी इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं कि या तो ऐसा होता है कि ये एक्वस सोल्यूशन अच्छे से नहीं बना पाते, इनका मतलब इनका जो सॉल्युबिलिटी होती है उनका इशू आ जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि वीक एसिड या वीक बेस होने की जगह की वजह से प्रोटॉन का डोनेशन या फिर OH आयन या डिसोसिएशन कह लीजिए, डिसोसिएशन बहुत ही वीक हो जाता है, ठीक है। डिसोसिएशन कम होता है, इस वजह से हमारा टाइट्रेशन अच्छा से फेवरेबल कंडीशंस टाइट्रेशन को नहीं मिल पाती हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज़ कर करके इनके डिसोसिएशन को बढ़ा सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अनदर सॉल्वेंट। कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लें जो कि एक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा हो विदाउट एनी पार्टिसिपेशन, कि ऐसा ना हो कि वो पार्टिसिपेट कर रहा हो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो हेल्प करेगा उस वीक एसिड को और ज़्यादा एसिडिक बनाने में, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्वेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस काम के लिए हमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। दूसरा क्या होता है, वीक एसिड वीक बेस जहाँ पर आते हैं, आपने अभी पहले वाले टॉपिक में ही देखा है, जहाँ वीक एसिड वीक बेस आ रहा था वहाँ पर जो एंड पॉइंट था वो बहुत ही कहीं कहीं पर शार्प नहीं था, ठीक है। एंड पॉइंट जो था वो शार्प नहीं था, लेकिन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की हेल्प से हम शार्प एंड पॉइंट भी अचीव कर सकते हैं। और जो वाटर का एम्फोटेरिक नेचर हम देख रहे थे, जिसकी वजह से वाटर क्या कर रहा था, एक तरीके से इंटरवीन कर रहा था, एक तरीके से रिएक्शन के अंदर आपको कोई भी H आयन रिलीज कराने में या OH आयन रिलीज, क्योंकि वो खुद भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अगर उसके खुद के भी H आयन और OH आयन होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कभी वो एसिड की तरह भी एक्ट करता है, कभी वो बेस की तरह भी एक्ट करता है। तो इस नेचर को हम एक्वस सोल्यूशन वाली प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नॉन एक्वस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस सॉल्वेंट सिस्टम्स, ठीक है। सॉल्वेंट्स का यूज करके, ऐसे सॉल्वेंट जिनमें पानी ना हो बिल्कुल भी, ऐसे सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं। डेफिनेटली इस टाइट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी यही होगी कि हम जब भी कोई सॉल्वेंट का यूज करें वो वाटर फ्री होना चाहिए, अभी हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऐसे टाइट्रेशंस हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी वाटर नहीं चाहिए, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले अब हमें पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट्स इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के होते हैं, उनके बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं उन सॉल्वेंट्स के, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि हमें ये सॉल्वेंट चाहिए क्यों, ठीक है, इस टाइप के सॉल्वेंट्स चाहिए क्यों। पहली चीज़, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमें तब चाहिए होते हैं, पहली कंडीशन हो जाती है या तो हमारा रिएक्टेंट जो है, मतलब कि जो हम रिएक्टेंट यूज करने वाले हैं, सैंपल जो यूज करने वाले हैं, वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब कोई रिएक्टेंट अगर इनसॉल्युबल है वाटर में, तो हमें ऐसे कोई सॉल्वेंट का यूज करना पड़ेगा जिसमें सॉल्युबल हो, क्योंकि जब तक कोई
रिएक्टेंट सॉल्युबलाइज नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, तो हम उसकी एनालिसिस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिएक्टेंट इनसॉल्युबल होगा वाटर में, तो हम इसकी तरफ मूव करेंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन की तरफ। दूसरे का क्या पॉइंट होगा, अगर हमारा रिएक्टिव सॉल्वेंट जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टिव है वाटर से, रिएक्टेंट इज रिएक्टिव विथ वाटर, पता चला इतना रिएक्टिव है कि वहीं आधी रिएक्शन वहीं कर ली रिएक्टेंट ने, तो हम उसका एनालिसिस कैसे कर पाएंगे, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे उसकी, ठीक है। तो इसलिए रिएक्टिव होगा तो हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज करना पड़ेगा। या फिर थर्ड पॉइंट हो जाता है सैंपल इज टू एसिडिक वीक एसिड, या तो बहुत ही वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाते हैं कि हमें सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो नॉन एक्वस में भी हम जो सॉल्वेंट्स यूज करते हैं उनमें भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप आपका आ जाता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब होता है ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि किसी भी सैंपल से प्रोटॉन निकलवा सके, ठीक है, प्रोटॉन जनरेट करवा सके। जैसे आपने कोई भी सैंपल लिया है, मान लीजिए वीक एसिड ले लिया है, तो या फिर वीक ऐसा जिसकी क्या करेगा, एसिडिटी बढ़ा देगा, ठीक है, ऐसे एसिडिक सॉल्वेंट प्रोटोजेनिक जो कि प्रोटॉन जनरेट करवा सके, प्रोटॉन को जनरेट करवा सके। तो प्रोटॉन जो जनरेट करवाएगा इसका मतलब वो क्या करेगा, रेडिली डोनेट करवा देगा प्रोटॉन्स को। इसका मतलब प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं खुद एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, दीज आर एसिडिक इन नेचर एंड रेडिली डोनेट प्रोटॉन्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो कि फ्री फॉर्म वाटर कंटेंट से होना चाहिए। इसमें जनरली हम लोग एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं कि कोई भी अगर वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जैसे कि एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं उसमें, तो उनकी स्ट्रेंथ की वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तो उनकी क्या होता है, एबिलिटी जो होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की वो इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोटॉन डोनेट अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि जो भी कोई वीक बेस उनके आसपास अगर आएगा तो वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि बेसिस जो वीक बेस होगा जिसको एनालाइज करने जा रहे हैं हम, उसके लिए एक लेवलिंग इफेक्ट का काम करेगा। अभी आगे मैं आपको लेवलिंग इफेक्ट भी एक टर्म समझा दूंगी। तो क्या होता है, वीक बेसिस की बेसिसिटी को एनहांस कर रहा है ये प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बेसिक सॉल्वेंट होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और बेसिक इन नेचर होते हैं तो क्या करते हैं, जब इसे किसी के साथ मिक्स किया जाता है तो इनका काम होता है कि एसिडिटी को इन्हांस करते हैं वीक एसिड की, ठीक है। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट खुद बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन वो इसलिए मिलाए जाते हैं किसी वीक एसिड के साथ में कि उसकी एसिडिटी को एनहांस कर पाए, राइट। इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे, पायरिडीन इसका एक एग्जाम्पल है, और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इसका एग्जाम्पल है, DMF जिसे बोलते हैं, राइट। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्यों हम ऐसा कर रहा है, बेसिक नेचर है और वीक एसिड की
वीक एसिड की स्ट्रेंथ को एनहांस कर रहा है। तो होता क्या है कि जब हम किसी वीक एसिड को इस प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है जो कि प्रोटोफिलिक है, इसमें हमने एक वीक एसिड डाल रखा है, ठीक है। तो वीक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम हमेशा से करते आ रहे हैं, HA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या करेगा, ये जो हमने सॉल्वेंट का यूज किया, ये जो सॉल्वेंट है ये खुद बेसिक नेचर का है, तो ये क्या करेगा, इस एचाइन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाएगा। तो जब यहाँ डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि इस एसिड की, जो कि वीक एसिड था बेचारा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मतलब कि इसमें से एचाइन डोनेट करने में ये सक्षम हो पाएगा, ठीक है। तो इसके एचाइन कोई खींच रहा है ऑलरेडी, और जैसे ही इसे एक और बेस मिलता है, इसके एचाइन इससे अलग होकर पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाएंगे। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि एसिडिटी, मतलब एसिड्स, जो वीक एसिड्स हैं उनकी एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो था वो बेसिसिटी को बढ़ा रहा था, वीक बेसिस की, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, वीक बेसिस की इंक्रीज द बेसिसिटी, ठीक है। और प्रोटोफिलिक जो होते हैं, क्योंकि इन्हें प्रोटॉन से लविंग है, फिलिक मतलब लविंग, तो प्रोटॉन लविंग है, तो प्रोटॉन लविंग है यानी प्रोटॉन को अपनी तरफ ही खींच रहे हैं, तो उससे क्या हो गए, वीक एसिड से प्रोटॉन ज़्यादा से ज़्यादा अलग हो पाएंगे और डिसोसिएशन को इन्हांस कर पाएंगे ये सॉल्वेंट्स, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी हमारी वो बढ़ जाएगी, राइट। प्रोटोजेनिक क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये और स्ट्रांगली प्रोटॉन को जनरेट करवा पा रहे थे, ठीक है। तो प्रोटॉन जनरेट होगा, यानी कि कोई भी जो वीक बेस है उसकी बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोटॉन जनरेट होंगे तो जो वीक बेस होगा वो उससे क्या करेंगे, ये प्रोटॉन जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, इन सॉल्वेंट्स की वजह से, वो वीक बेस में से OH आयन खींचेंगे, ठीक है। तो OH आयन खींचेंगे यानी वीक बेस भी डिसोसिएट होने वाला है यहाँ पर, तो उसकी बेसिसिटी एनहांस हो जाएगी। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट से समझ में आ रहा होगा खुद ही कि बोथ प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक प्रॉपर्टी जिसमें होती है, ठीक है, जो प्रोटोफिलिक भी हो और प्रोटोजेनिक भी हो, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स, जिसके एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अभी हमने जो ऊपर प्रोटोजेनिक में यूज किया था, दैट वाज आपका एनहाइड्रस वन, मतलब कि वो एनहाइड्रस था, ठीक है। तो यहाँ जो हम एग्जाम्पल्स लेंगे प्रोटोजेनिक में जो भी, वो जनरली हम एनहाइड्रस एसिड्स का यूज करेंगे। तो अगर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले रहे हैं वो भी एनहाइड्रस एसिटिक एसिड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्फोटेरिक में सिर्फ एसिटिक एसिड, राइट, एनहाइड्रस की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। और इसका एग्जाम्पल एक अल्कोहल्स भी होता है, यानी कि ये जिस तरह के आपके रिएक्टेंट में डिसॉल्व किए जाएंगे उसके हिसाब से ये रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके पास ना ही प्रोटॉन को ये डोनेट कर सकते हैं, ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे बेंजीन है इसका एग्जाम्पल एक, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 सॉरी, ठीक है, और टोल्यूइन है, ये सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, मतलब इनमें इनर्ट कह सकते हैं कि ये ना ही कोई प्रोटॉन इनमें होता है डोनेट करने के लिए, ना ही ये कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्या होते हैं, ये केमिकली न्यूट्रल होते हैं,
ठीक है, वर्चुअली अनरिएक्टिव होते हैं अंडर द कंडीशंस एम्प्लॉयड। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स के। अब जो जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो सॉल्वेंट है आपको इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी देखना है कि सॉल्युबल है, किस चीज़ में सॉल्युबल है आपका जो भी आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी को तो देखते समय हमें ये भी देखना पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि हमने जो टाइट्रेंट लिया है, पता चला हमने रिएक्टेंट को तो मिक्स कर दिया किसी सॉल्वेंट में, लेकिन जो हमारा टाइट्रेंट है जो ऊपर से हम ब्यूरेट में भर के इस कॉनिकल फ्लास्क में गिराने वाले हैं, उसकी वो मिक्स ही नहीं हो रहा है, इमिसिबल है, ये दोनों आपस में इमिसिबल है। ये सॉल्वेंट आपने जो लिया और ये जो ऊपर टाइट्रेंट है ये इमिसिबल नहीं होंगे आपस में, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो टाइट्रेंट है उसमें आपका जो ये आपने सॉल्वेंट लिया है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये मिसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग देखने के साथ साथ ये भी चीज़ हमें देखना पड़ेगी कि ये सॉल्युबल टाइट्रेंट जो है वो मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ ड्रग कैसा है, तो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ड्रग, ठीक है, कि वो वीक बेस है या वीक एसिड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारी ड्रग अगर वीक एसिड है तो हमें उसको एक ऐसा एसिड बनाना है कि वो अपने प्रोटॉन को डोनेट कर सके। इसका मतलब हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे वीक एसिड के लिए जो कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होगा, राइट। तो वीक एसिड है या वीक बेस है तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे आपका सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अनरिएक्टिविटी, कोई भी सॉल्यूशन हम सॉल्वेंट जो भी सॉल्वेंट ले रहे हैं वो हमारे जो भी हमने ड्रग ली वीक एसिड या वीक बेस उससे रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी से रिएक्ट कर जाएगा तो फिर हमारे टाइट्रेंट से कौन रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट मैं आपको साथ के साथ मैंने एक पॉइंट बोला था लेवलिंग इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लेवलिंग इफेक्ट माने लेवल करना किसी चीज को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी वीक बेस है, ठीक है, तो वीक बेस को एक ऐसा सॉल्वेंट मिल जाए जो उसे उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज कर दे, मतलब इस वीक बेस को एक ऐसा साथी मिल जाए जो कि इसकी बेसिसिटी को इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो साथ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी संगत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको एक ऐसी संगत मिल जाए कि इसकी बेसिसिटी, क्योंकि वो कमज़ोर थी उसकी बेसिसिटी, तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाए इस वीक बेस की। तो इसे किसकी संगत चाहिए, इसे संगत चाहिए डेफिनेटली एक ऐसे साथी की, एक ऐसे सॉल्वेंट की जो कि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हो, जो कि इसकी बेसिसिटी को क्या कर दे, एनहांस कर दे, ठीक है, दैट इज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो उसने क्या किया, एक लेवलिंग कर दी इस सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट यूज हुआ इसने एक लेवलिंग कर दी इस बेस के लिए, इस वीक बेस के लिए कि भाई मेरी प्रेजेंस में तो अच्छे तरह बेस का काम करेगा, ठीक है, तो वीक बेस नहीं रह जाएगा। तो मेरी प्रेजेंस अगर होगी तो मैं एक लेवलिंग इफेक्ट दूंगा तुझे कि तू एक अच्छे बेस का काम कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। कि the acidity of weak acid or the basicity of weak base can be enhanced in the presence of basic solvent or acidic solvent, ठीक है। तो एसिडिटी वीक एसिड को एनहांस करना है, एसिडिटी वीक एसिड की तो हम किस सॉल्वेंट में लेंगे, उसे बेसिक सॉल्वेंट में लेंगे। तो दिस इज बिकॉज बेसिक सॉल्वेंट हैज हायर एफिनिटी टू टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड, ठीक है। तो सो द एसिटिक एसिड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन अमोनिया। अगर हम एसिटिक एसिड को मिला देते हैं अमोनिया में ही मिला देते हैं बेसिक सॉल्वेंट में, तो एसिटिक एसिड भी अपने आप को एक अच्छा सॉल्वेंट साबित एसिड साबित हो सकता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट, ओके। तो ये था आपका सॉल्वेंट्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। तब तक पढ़िए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक। ऑल द बेस्ट, बाय।